G7 चालू कब हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन 1975 में फ्रांस के रम्बॉयलेट में आयोजित किया गया था। हालांकि G7 की असली कहानी साल 1973 से ही शुरू हो चुकी थी। वैसे G7 है कौन? हाँ, 1975 में फ्रांस, इटली, USA, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान ही थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बना। 1997 से 2013 के बीच रूस के आने पर G7 से G8 हुआ। 2014 में क्रीमिया के अवैध कब्जे के बाद रूस को निलंबित किया गया और G7 ने ही 1999 में G20 की स्थापना भी की थी। वैसे G7 सम्मेलन की पत्रिका किसको जाती है? 1977 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो अब यूरोपियन यूनियन है, इनके प्रतिनिधि भी समूह में भाग लेते हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन के पास G7 की प्रेसिडेंसी नहीं है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष G20 के मेहमानों में स्पेन, आसियान के अध्यक्ष के तौर पर नेपाल, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, इनका भी एक प्रतिनिधि, और जिस देश को प्रेसिडेंसी मिलती है, प्रेसिडेंसी द्वारा आमंत्रित एक देश शामिल होता है। कभी कभी एक से अधिक भी होते हैं, आमतौर पर अपने ही प्रभाव के क्षेत्र से। हमें G7 की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? इस समूह की स्थापना 1973 के ऊर्जा संकट में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए की गई थी, एक मंच के रूप में। ऊर्जा संकट कैसे आया, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अक्टूबर 1973 में ऑयल देशों के संगठन ओपेक ने घोषणा की कि वे उन देशों के विरुद्ध पूर्ण तेल प्रतिबंध लागू कर रहे हैं जिन्होंने 1973 के यौम किपुर वॉर के दौरान किसी भी समय इजराइल का समर्थन किया था। बाद में इस बैन को फर्स्ट ऑयल शॉक कहा गया। इन वर्ल्ड लीडर्स में नेतागिरी की क्या लाइन है? लीडरशिप का अर्थ यहाँ प्रेसिडेंसी है। G7 के पास कोई स्थायी प्रशासनिक संरचना तो नहीं है। हर साल 1 जनवरी से कोई एक सदस्य देश बारी बारी से समूह का नेतृत्व संभालता है। प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता करने वाला राष्ट्र एक स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करता है और समूह के काम और नेताओं के शिखर सम्मेलन का आतिथ्य करता है। प्रेसिडेंसी ही एजेंडा निर्धारित करने और प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये काम कैसे करते हैं? स्टेक होल्डर्स के साथ सहभागिता G7 के दृष्टिकोण का एक मूलभूत हिस्सा है। G7 ने नागरिक समाज के सहभागिता समूह, जिन्हें सिविल सोसाइटीज़ एंगेजमेंट ग्रुप भी बोलते हैं, की स्थापना की है। ये समूह नागरिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। प्रत्येक समूह एक अलग मुद्दे जैसे अनुसंधान, विज्ञान, संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अपने स्वयं के शिखर सम्मेलन का आयोजित करके सरकारी प्रक्रियाओं को प्रतिबिंबित करता है और G7 की अध्यक्षता को नेताओं के लिए सिफारिशों का एक सेट देकर अपना काम समाप्त करता है। शिखर सम्मेलन की तैयारी शेरपाओं द्वारा की जाती है, जो राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख निजी प्रतिनिधि होते हैं। शेरपा वार्ता की देखरेख और समूह की अंतिम विज्ञप्ति की उपाय सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में राजनीतिक निदेशकों, विदेश मामलों के सूस शेरपा और वित्त उपाध्यक्षों सहित विभिन्न मार्गों से योगदान शामिल होता है। वैसे G7 है क्या? G7 एक समूह है जिनके समान मूल्य और सिद्धांत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बनाए रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाते हैं। कभी वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक तदर्थ सभा थी, लेकिन अब प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक औपचारिक और प्रमुख स्थल है। ये विकास नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत में और भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि G7 ने विशिष्ट विषयों पर गहराई से विचार करने और G7 के विचार विमर्श में अधिक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि लाने के लिए
पहली विषयगत मंत्री स्तरीय बैठकें शुरू की। G7 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाली एक विज्ञप्ति को अपनाने के साथ समाप्त होता है। ये प्रतिबद्धताएं G7 के निर्णय, वैश्विक शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनके देश में तो सबके अच्छे दिन चल रहे होंगे ना। G7 देशों की अपनी समस्याएं हैं। हाँ। अमेरिका की एलए राइट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी खिल्ली उड़ाई है। इमिग्रेंट्स के साथ अमानवीय व्यवहार की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब तो अमेरिका के लगभग हर शहर में विरोध हो रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। यूरोप की इन सभी 4 देशों में 3 समस्याएं एक समान हैं: रशिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी क्राइसिस, इलीगल इमिग्रेंट्स। मात्र इटली ही है जो इनमें से एक इलीगल इमिग्रेंट की समस्या को थोड़ा कम कर पाया है। बाकी के तीनों देशों में समस्या जस की तस बनी हुई है। जापान की घटती जन्म दर के कारण वहाँ 90 लाख घर खाली हैं और साधारण भाषा में कहूँ तो पूरे जापान के 14% घर खाली हैं, क्योंकि रहने के लिए वहाँ लोग ही नहीं हैं। अंत में बारी है कनाडा की। कनाडा में हाउसिंग की समस्या किसी से छिपी नहीं है और वहाँ खालिस्तानी नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं भारत को नीचा दिखाने के लिए। मुझे लगा था सब बड़े लोग हैं, मज़े में लगे होंगे, यहाँ तो सबके लगे पड़े हैं। नेगेटिव साइड्स ऑफ G7। हाँ, इन्होंने शुरुआती लगभग 2 दशक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने में ही निकाल दिए। G7 विकसित देशों का समूह है जिन्होंने इतिहास में पृथ्वी को सबसे अधिक प्रदूषित किया है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है। जब 2021 में क्लाइमेट क्राइसिस के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन इकट्ठा करने की घोषणा हुई थी, तब एक्शन एड की टेरेसा एंडरसन ने कहा था कि जितने धन की घोषणा हुई है वह समस्या सुलझाने के पास भी नहीं है। बेटा राम प्रसाद, इनके नेगेटिव पॉइंट्स तो देख लिए, अब पॉजिटिव भी देख लेते हैं ना। G7 ने साल 1996 में लॉन्च किया डेट रिडक्शन इनिशिएटिव। इसे डेट कैंसलिंग या ऋण माफ़ी बोल सकते हैं। इसके कारण कई छोटे देश ऋण मुक्त होकर अपने विकास पर ध्यान दे पाए और आगे बढ़ पाए। साल 1997 में G7 ने चेरनोबिल में रिएक्टर को पिघलाने के लिए $300 मिलियन प्रदान किए थे। साल 1999 में G7 ने वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना में सहयोग किया। ये केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों जैसी संस्थाओं का एक समूह है और 1999 में G7 ने ही कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में G20 की स्थापना भी की, जिसका भारत भी एक सदस्य है। मैंने यहाँ कुछ ही उपलब्धियाँ बताई हैं क्योंकि इनके कामों की सूची काफ़ी लंबी है। आगे बढ़ते हैं। थीम्स ऑफ G7। हाँ, इनका कोई फिक्स्ड थीम या मोटो नहीं है। जिस देश को प्रेसिडेंसी या अध्यक्षता मिलती है वह अपने हिसाब से 1 वर्ष के लिए समिट की थीम तय करते हैं, जिसे उनके बाद वाला देश बदल देता है। बेटा राम प्रसाद, इस बार का टारगेट 1 मिलियन व्यूज़ का रखा है। वह बात अलग है कि पूरा चैनल मिलाकर 1000 व्यूज़ भी नहीं है अपने, लेकिन बोलने में क्या जाता है। जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी चेक करते हुए जाना, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, और एक बार ही दबाना, वरना पापा राम प्रसाद का खर्चा बढ़ा दोगे। हाँ हाँ।